Hello everyone, welcome to the series of lecture wherein we are studying environmental science. ये second lecture in that particular series. In this lecture we'll discuss on water pollution and its control. So we know water is very important for us. Water, it's like even our body is made up of 80 to 90% of water, and drinking clean water and good quality of water is very much important. So, but what we do is, as a human, we actually polluted the water in such a level that we don't have the good quality water available to us. As a human being, we clean everything with water, but we don't know how to clean that particular water. So this is a very complex scenario. So now we have to understand that how to clean that particular water, and why this cleaning of water is very important to us. Now, taking in consideration that the importance of clean and drinking water, the Indian government has placed certain laws under Water Prevention and Control Act 1974, and there are many procedures and many events are going under through that. तो इसमें आपके क्लीनिंग गंगा, क्लीनिंग यमुना, क्लीनिंग many rivers and other things are also involved. So now what we are going to study is, now what is the water pollution, how the treatment can be done, and a case study under this. So first of all we have to understand what is mean by water pollution. So changing the quality of water by physical, chemical or biological means जब भी कोई फिजिकल या केमिकल या बायोलॉजिकल अल्टरेशन करते हैं तो क्वालिटी ऑफ वाटर गॉट डिस्टर्ब, एंड दैट एक्चुअली मेक्स द वाटर अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. नाउ हमारे जो डोमेस्टिक यूजेस है या किसी भी तरह का, इफ यू से दैट 1 liter ऑफ वाटर इज देयर इन द वाटर, एंड इफ यू हैव 1 liter ऑफ वाटर इन अ बॉटल, 0.1% ऑफ अल्टरेशन इज ऑल्सो मेक्स द वाटर अनयूजेबल फॉर ड्रिंकिंग. 0.1% अल्टरेशन भी अगर करते हैं हम लोग 1 liter वाटर में, तो वो भी पानी को जो है वो अल्टर कर देता है. वो पानी भी हमारे लिए पीने के लिए सेफ नहीं है. इस तरह से वाटर बॉर्न डिजीज जैसे कि डायरिया हो गया, टाइफॉइड हो गया, क्लोरेला हो गया, ये सारे डिजीजेस जो है वो ह्यूमन को हो सकते हैं बाय ड्रिंकिंग अनसेफ और द अल्टर्ड वाटर. ठीक है. अब ये जो बेसिकली जो डोमेस्टिक सीवेज होते हैं या ये जो न्यूट्रिशन जो ऐड होता जाता है वाटर में, तो वो बेसिकली क्या करता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन को कम कर देता है. अभी बेसिकली हम लोग समझने वाले हैं द मीन्स ऑफ BOD एंड COD. BOD एंड DO, सॉरी COD इज नॉट दैट. सो BOD एंड DO हम लोग समझने वाले हैं. तो सबसे पहले ये समझते हैं कि DO क्या होता है. DO का मतलब है डिजॉल्व ऑक्सीजन. 1 liter वाटर में कितना ऑक्सीजन डिसॉल्व है, दैट इज कॉल्ड डिसॉल्व ऑक्सीजन. अब ये डिसॉल्व ऑक्सीजन का क्या यूज है, जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो यही डिसॉल्व ऑक्सीजन को यूज करके अपने मेटाबॉलिज्म प्रोसीड करते हैं. ठीक है. पर BOD क्या होती है ना, कम्स टू द BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. बहुत आसान तरीके से बताने वाले हैं, आप इसको समझिए. लेट्स सपोज यू हैव 1 liter ऑफ बॉटल. तो इस 1 liter बॉटल में लेट्स सपोज यू पुट सम न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कुछ आपने इसमें डाल दिया. Now the amount of oxygen which is used to utilize all the nutrient from the water. अब ये यूटिलाइज कौन करने वाले हैं, बैक्टीरिया एंड फंगाइज इन द टर्म्स ऑफ फ्लॉक्स. FLOCK फ्लॉक, FLOCK फ्लॉक. अब ये फ्लॉक क्या होता है, ये कॉलोनीज है बैक्टीरिया और फंगस की जो कि आपको वाटर बॉडीज में रहती है. तो मैंने क्या बोला, 1 liter अगर कोई वाटर है और इसके अंदर समझो कोई न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, तो ये सारे न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब करने के लिए जितना ऑक्सीजन लगेगा बाय दीज बैक्टीरिया एंड वायरसेस, उसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. ठीक है. तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरसेस टू कंज्यूम ऑल द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ वाटर. बहुत आसान शब्द में बोले तो एक पानी में अगर BOD का लेवल ज़्यादा है तो वो पानी पॉल्यूटेड है, अगर DO ज़्यादा है तो पानी जो है वो पीने के लायक है. ठीक है. यहाँ पर मैंने ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करने की कोशिश करी है. ग्राफ को समझो. यहाँ पे देखो, सबसे शुरू में ये जो ब्लू कलर का ग्राफ है दिस इज फॉर BOD, और ये जो रेड कलर का ग्राफ है दिस इज फॉर डिसॉल्व ऑक्सीजन. तो इनिशियली व्हेन द वाटर इज प्योर, हमारा जो ये जो DO का जो लेवल है, डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल हमेशा हाई रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई इम्प्योरिटी नहीं है. पर जैसे ही सीवेज डाला इसमें, जैसे ही गंदगी डाली पानी के अंदर, तो धीरे धीरे आप देखो ये ब्लू वाला कर्व ऊपर जा रहा है. तो जैसे जैसे
BOD बढ़ रहा है एंड एट द सेम टाइम डिजॉल्व ऑक्सीजन कम रहा है, ठीक है। और फिर ये बिल्कुल वाइसा वर्सा है, जब ये DO कम होता जाता है तो ये BOD बढ़ रहा है। पर जैसे जैसे आप ये सीवेज को अगर यहाँ पे ट्रीट कर दोगे, अगर सीवेज की यहाँ पे ट्रीटमेंट हो जाएगी तो फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा और BOD का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। जब यहाँ पर जब धीरे धीरे सीवेज डाल रहे थे और ये जो हमारा BOD का लेवल बढ़ रहा था, उस फेज में जो फाइटोप्लैंक्टन्स है या पानी में रहने वाले जो जीव है वो सबके सब मर जाते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे जब पानी का डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ने लगता है, सही होने लगता है, तो ये ऑर्गेनिज्म वापस से अपीयर हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द BOD एंड DO। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बताएगा कि पानी कितना पॉल्यूटेड है, डिजॉल्व ऑक्सीजन बताएगा कि पानी कितना बढ़िया है यूटिलाइज करने के लिए, ह्यूमन यूज के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज कि जैसे जैसे पानी के अंदर न्यूट्रिएंट बढ़ता है, न्यूट्रिएंट इन टर्म्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फर्टिलाइजर्स या जो भी चीजें ऐड करते हैं हम लोग पानी में, वो सारे न्यूट्रिएंट है। तो जैसे जैसे न्यूट्रिएंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है पानी में, प्लैंक्टोनिक्स ग्रोन होने लगते हैं, एल्गी, जो एल्गी फ्री फ्लोटिंग एल्गी है वो उसमें बढ़ने लगते हैं और बढ़ते बढ़ते क्या बना देते थे, एल्गल ब्लूम बना देते हैं। आपने देखा होगा किसी झील या पॉन्ड में बिल्कुल ग्रीन कलर से ये कवर हो जाता है पॉन्ड, तो वो है क्या, वो एल्गल ब्लूम है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मेशन ऑफ एल्गल ब्लूम वाटर की क्वालिटी कम हो जाती है। अब क्योंकि एल्गल ब्लूम जो है वो ऑक्सीजन तो सारा यूज कर लिया, तो उस ऑक्सीजन के यूज करने की वजह से जो एक्वाटिक एनिमल्स या प्लांट है वो सबके सब मर जाते हैं, तो पानी की क्वालिटी भी खराब हो जाएगी, फिश भी मर जाएंगे और ये जो पानी होता है ये काफी ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है। देन दिस वाटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज वाटर हाइकिंग। अब ये वाटर हाइकिंग क्या है, एक एग्जांपल है इकोनिया क्रासिपस। इसके फ्लावर बहुत अच्छे होते थे और इस वजह से ये बाहर से इंडिया में इसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ, पर जब ये इंडिया में आ गया तो इसको हटाना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो गया। अब ये जो है इसको टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है। ये जो वाटर हाइकिन है या फिर जो इकोनिया क्रासिपस है, ये पानी में ग्रो कर जाता है और पानी के सारे डिजॉल्व ऑक्सीजन को कंज्यूम कर जाता है। इससे पानी की क्वालिटी भी खराब हो जाती है और पानी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहने वाले हैं दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव फॉर लॉन्गर पीरियड। नेक्स्ट पार्ट इज जो डोमेस्टिक वेजेस है, जो हमारे घर से जो गंदगी निकलती है प्लस हॉस्पिटल से जो गंदगी निकलती है, उसमें बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया और वायरसेस या पैरासाइट्स हैं जो कि बीमारी कराते हैं ह्यूमन के अंदर। तो जो घर से निकलने वाले सीवेज या हॉस्पिटल से निकलने वाले सीवेज में पैथोजेंस होते हैं जो कि डिसेंट्री, टाइफॉइड, जॉन्डिस और कॉलेरा करा सकते हैं। तो ये जो वेस्ट हो गए अगर ये पानी में मिल जाएंगे तो ये पानी को दूषित कर देते हैं, पॉल्यूटेड कर देते हैं, देन दिस वाटर बॉडी विल नॉट बी अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। नेक्स्ट पार्ट है कि जो वेस्ट वाटर जो निकलता है इंडस्ट्रीज से, ठीक है। अब कैसी इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, बेसिकली हैवी मेटल की इंडस्ट्री की बात हो रही है। इसमें बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, बहुत सारे हैवी मेटल्स होते हैं, तो और जिसकी डेंसिटी जो है वो 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से अगर ज्यादा होती है, तो ये क्या क्या हैवी मेटल हो सकते हैं, ये हो सकता है मरकरी, ये हो सकता है कैडमियम, ये हो सकता है कॉपर या फिर हो सकता है लेड या फिर DDT। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ दीज हैवी मेटल, ये जो इंडस्ट्री से निकलने वाले हैवी मेटल है, इनके साथ प्रॉब्लम ये है दैट आवर बॉडी डजंट नो हाउ टू डाइजेस्ट इट। Our body know how to digest protein by proteases, how to digest carbohydrate by carbohydrates, ठीक है, trypsin, pepsin, so many enzymes there, but ये metals को digest करने के लिए एंजाइम कहाँ से लाए, तो our body doesn't know how to digest this metal, तो ये metals हमारे body के अंदर ही रह जाते हैं और accumulate हो जाते हैं, ठीक है। Now the accumulation of these heavy metal into the different tropic level is called biomagnification, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन? बायोमैग्निफिकेशन का क्या मतलब है कि हैवी मेटल्स जैसे कि DDT हो गया, लेड हो गए, ये हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होते, तो ये एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल बढ़ता रहता है। टॉपिक लेवल का मतलब प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, लाइक दैट, तो ये हर लेवल में ये बढ़ता रहता है, तो इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो समझो कोई वाटर बॉडी है एक फार्म लैंड के पास में और वहां पे कुछ DDT जो है वो वाटर बॉडी के अंदर चली गई। लेट्स सपोज DDT का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.003 पार्ट्स पर मिलियन। तो वाटर के अंदर DDT बहुत कम है, ठीक है, लेकिन ये जो वाटर है ये यूज किया जाएगा
zooplankton. Zooplankton क्या होते हैं? Zooplankton are small animals which lives in the water bodies. अब उसके अंदर देखो जो हमारा हैवी मेटल का कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ गया, 0.04 हो गया. अब ये जूप्लैंक्टन को कौन खाएगा? स्मॉल फिशेस खाते हैं. तो स्मॉल फिश अब एक जूप्लैंक्टन को तो नहीं खाएगा, मैनी जूप्लैंक्टन विल ईट. तो उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन फिर से बढ़ गया, 0.5 ppm हो गया. नेक्स्ट इज लास्ट फिशेस जो है स्मॉल फिशेस को खाएंगे तो डीडीटी का कॉन्सेंट्रेशन वापस बढ़ गया. और जो फिश ईटिंग बर्ड है यहाँ पर देखो द कॉन्सेंट्रेशन इज हाईएस्ट. शुरू में जब ये डीडीटी और हेवी मेटल वाटर में आया तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है. But when it reaches to the high trophic level, you can see the concentration has increased drastically. तो ये छोटे फिशेस पे हो सकता है कि ये जो हेवी मेटल्स का कोई इफेक्ट नहीं हो, पर ये जो फिश ईटिंग बर्ड है इसमें ये जो हाई कॉन्सेंट्रेशन डीडीटी आ गया है ये क्या करेगा? ये डिस्टर्ब करेगा कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म को, जिसकी वजह से एग शेल थिन हो जाते हैं. प्रीमेच्योरली एग जो है वो ब्रेक हो जाएगा, और जब एग ब्रेक हो जाएगा तो बर्ड का पॉपुलेशन कम हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ रिलीजिंग ऑल द हैवी मेटल इन द वाटर बॉडी. इसका इम्पैक्ट मैंने बताया आपको. तो नाउ व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन? तो मैग्निफिकेशन मैग्नीफाइंग, तो कॉन्सेंट्रेशन इज मैग्नीफाइंग टू द हाईएस्ट लेवल. एंड बायोमैग्निफिकेशन मींस इन लिविंग सिस्टम द कॉन्सेंट्रेशन इज मैग्नीफाइंग. तो बायोमैग्निफिकेशन का सिर्फ छोटा सा मतलब है कि हैवी मेटल क्योंकि हमारे बॉडी में या लिविंग बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते हैं तो इट विल गेट एक्यूमुलेटेड, एंड एक्यूमुलेशन के बाद ये हर डिफरेंट टॉपिक लेवल में पास ऑन होता रहता है. तो जो हाई टॉपिक लेवल में बैठा है उसके बॉडी में हाई मेटल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा. तो वहां पर ये क्या कर रहा है कि इंटरफेयर्स विद द मेटाबॉलिज्म एंड इट कॉजेज द डिक्लाइन इन द बॉडी पॉपुलेशन. So this is about biomagnification. Now next term is eutrophication. अब ये यूट्रोफिकेशन का एकदम सही में मतलब ढूंढे हम लोग तो यूट्रोफिकेशन मतलब नेचुरल एजिंग ऑफ लेक. ठीक है. जैसे समझो कि जैसे हम कैसे समझ पाएंगे, एक्चुअली हम लोगों ने देखा नहीं है लेक या रिवर का बर्थ देखा नहीं हम लोगों ने, पर मान लो कि अभी अभी कोई लेक बना है या अभी अभी कोई पॉन्ड बना हुआ है तो इस वक्त जो पानी होता है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है, आप एकदम आर पार देख सकते हो पानी के, है ना. पानी थोड़ी ठंडी होती है पर धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस या जो भी न्यूट्रिशन जाता है तो उससे क्या होता है कि प्लांट और एनिमल उस वाटर बॉडी के अंदर ग्रो होने लगते हैं. धीरे धीरे ग्रो होते होते फिशेस उसके अंदर आती है या और मेंढक या और डिफरेंट यहाँ पे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं. फिर ये जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं तो नीचे में उनका डिकम्पोजिशन होता है, कार्बन कंटेंट बढ़ने लगता है, और धीरे धीरे जब ये कार्बन कंटेंट बनने लगता है तो मार्शी लैंड वाले प्लांट्स आ जाते हैं. एंड वन डे ये जो हमारा पूरा का पूरा वाटर बॉडी था ये लैंड में कन्वर्ट हो जाता है, लैंड बन जाता है. इसी प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रिफिकेशन या नेचुरल एजिंग. ठीक है. लेकिन ये जो नेचुरल एजिंग है नॉर्मली इसको 10,000 या 1,00,000 साल लगता है होने के लिए, लेकिन क्योंकि ह्यूमन जो है बहुत सारे इंटरफेयर कर रहा है वाटर बॉडीज के साथ, तो अब अगर एसिलरेटेड यूट्रिफिकेशन बोल देते हैं इसको या कल्चरल यूट्रिफिकेशन बोलते हैं. मतलब नॉर्मली उसको 10,000 साल या 1,00,000 साल लग रहा था एक लेक को वापस से लैंड बनने के लिए, लेकिन क्योंकि हमारी एक्टिविटी की वजह से ये जो काम है वो बहुत जल्दी हो जाता है, मे भी 1000 साल या 100 साल नहीं हो जाता है. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिलरेटेड यूट्रिफिकेशन. क्या होता है? सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स जो है वो बढ़ते हैं वाटर बॉडी में, फिर इसमें प्लांट ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, एल्गल ग्रो करते हैं, ऑक्सीजन का डिप्लीशन होने लगता है, एंड फाइनली जो इकोसिस्टम है वो खत्म हो जाता है. तो दिस इज द नॉर्मल फेनोमेना ऑफ यूट्रिफिकेशन. और ये पूरे प्रोसेस को मतलब न्यूट्रिशन आया, प्लांट ग्रो किया, एल्गी ग्रो किया, ऑर्गेनिज्म ग्रो किया, फाइनली डेथ हो गया. इस प्रोसेस को लग रहे थे ऑलमोस्ट 1 लाख ईयर्स, लेकिन ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस ये जो 1,00,000 साल जिसमें लग रहा था वो 100 ईयर्स में ही खत्म हो जाता है. ठीक है. तो एक काम जिसके लिए 1 लाख ईयर्स लग रहा था वो 100 साल में हो जा रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एसिलरेटेड यूट्रिफिकेशन. ठीक है. तो दिस इज अबाउट एसिलरेटेड यूट्रिफिकेशन. नाउ दिस इज अबाउट ऑल नो वी स्टडी नाउ व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट. और बहुत अच्छा इम्पैक्ट में पढ़ा बायोमैग्निफिकेशन एंड यूट्रिफिकेशन. अब हम लोग पढ़ेंगे केस स्टडी. तो केस स्टडी में बेसिकली हम बात करने वाले हैं दिस इज समथिंग कॉल्ड फोम. फोम क्या है? फ्रेंड्स ऑफ अर्काटा मार्शेस. अर्काटा एक शहर है कैलिफोर्निया में. ठीक है. वहाँ पर जो हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी करके स्टेट यूनिवर्सिटी है उसके कुछ बायोलॉजिकल साइंटिस्ट ने क्या करा, उन्होंने वाटर ट्रीटमेंट के लिए कुछ नया किया. उन्होंने 2 प्रोसेस में वाटर ट्रीटमेंट किया. पहली प्रोसेस में उन्होंने क्या किया,
कन्वेंशनल मेथड यूज किया कि पहले पानी को एक जगह पे रोकेंगे, उसको फिल्टर करेंगे, तो बड़े बड़े लॉग्स, पत्थर या कागज या प्लास्टिक उसको हटा देंगे, इसको बोलते हैं पहला स्टेज। दूसरे स्टेज में उसको छोड़ देंगे सेडिमेंटेशन के लिए, तो जो बालू वगैरह या जो भी चीज़ है वो नीचे सेटल हो जाएगी, तो सेडिमेंटेशन हो गया। तीसरे स्टेज में क्लोरीन यूज करते हैं। तो ये जो 3 स्टेजेस है इसको बोलते हैं कन्वेंशनल मेथड, ठीक है। लेकिन उन्होंने इसके बाद क्या कर दिया, सेकेंड स्टेजेस में दे हैव यूज्ड अ सीरीज ऑफ 6 कनेक्टेड मार्शेस ओवर 60 हेक्टर। 60 हेक्टर के लैंड में 6 मार्शल एरिया उन्होंने ग्रो कर दिया। मार्शल मतलब कि बड़ा सा पॉन्ड जैसा स्ट्रक्चर होगा जहाँ पे आपके फिश या और भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म भी ग्रो कर रहे हैं। अब इससे क्या होता है, ये डिफरेंट मार्शेस में फंजाई, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारा का सारा जो हैवी मेटल है ये सबको यूटिलाइज कर देता है, डिकम्पोज कर देता है, एंड फाइनली वाटर जो है वो काफ़ी अच्छे से ट्रीट हो पाता है। सो दिस इज कॉल्ड फोम और फ्रेंड्स ऑफ अरकाटा मार्श, जिसके अंदर कुछ बायोलॉजिस्ट जो है उन्होंने 2 लेवल पे ट्रीटमेंट किया वाटर को। पहला उन्होंने कन्वेंशनल मेथड यूज किया और दूसरा उन्होंने सीरीज ऑफ मार्शलैंड बनाया जहाँ पे डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके वाटर को ट्रीट किया। नेक्स्ट पार्ट जो है वो केस स्टडी का, दिस इज कॉल्ड इकोसेन या फिर इकोलॉजिकल सैनिटेशन। हम लोग जब भी हर सुबह उठते हैं एंड यू नो ऑल एवरीबडी वी आर एक्सक्रीटा वी फ्लशेस अस विथ वाटर। क्या कभी आपने सोचा है कि एक्सक्रीटा को फ्लश करने के लिए कितना वाटर वेस्ट होता है? तो नाउ दे आर समथिंग कॉल्ड इन केरला एंड श्रीलंका इकोसैन करके एक सिस्टम है जिसमें एक्सक्रीटा को फ्लश करने के लिए वाटर नहीं यूज करते हैं, ठीक है, वैक्यूम यूज करते हैं। और इस वैक्यूम से क्या होता है कि जो एक्सक्रीटा एक जगह एक्यूमुलेट हो जाएगा, उसको फर्टिलाइजर बना करके फिर लैंड में डाल सकते हैं और वाटर की वेस्टिंग भी कम होती है। Now this is all about the water pollution and the case study। फटाफट हम लोग रिवाइज करते हैं। वाटर पॉल्यूशन क्या है बच्चा? वाटर पॉल्यूशन का मतलब है कि फिजिकली, केमिकली, बायोलॉजिकली अल्टर करेंगे क्वालिटी ऑफ वाटर को, तो वाटर जो है वो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज नहीं हो सकता है। देन वी स्टडीड कि जो सीवेज वेस्ट या थोड़ा सा भी गंदगी 0.1% अगर गंदगी आ जाती है पानी के अंदर, तो पानी जो है वो पीने लायक नहीं होता है। फिर हमने पढ़ा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या है? ये बहुत सारे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन को यूज करके डिकम्पोज करते हैं मटेरियल को, उसी को बीओडी बोलते हैं। तो अगर बीओडी बढ़ रहा है इसका क्या मतलब है? वाटर हमारा पॉल्यूटेड है। डीओ का क्या मतलब है? डिजॉल्व ऑक्सीजन, जो कि प्लांट्स और एक्वाटिक एनिमल्स रह रहे वाटर में उसको काम आता है यूज करने के लिए। ना ये लोग जो डीओ और बीओडी है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर लोग सीवेज डालते हैं तो बीओडी धीरे धीरे हमारा बढ़ने लगता है और सीवेज नहीं होता है वाटर में तो डीओ बनने लगता है। नेक्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ा कि अगर न्यूट्रिएंट बढ़ेगी वाटर में तो उससे हमारा एल्गल ब्लूम बढ़ेगा और हमारा जो फिश का जो इकोसिस्टम है वो खराब हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा टेरर ऑफ बंगाल, इकोनिया क्रासिपस, जिसने क्या किया, बहुत स्पीड से वाटर बॉडी के ऊपर ग्रो करता है, एक्वाटिक सिस्टम को, इकोसिस्टम को खराब कर देता है। फिर हमने पढ़ा कि डोमेस्टिक जो वेस्ट है या हॉस्पिटल के जो वेस्ट है उसमें बहुत सारे पैथोजन होते हैं जो कॉलेरा, टाइफॉइड और बहुत सारी बीमारी कराते हैं। अभी जो इंडस्ट्रीज हो गए, हैवी मेटल के इंडस्ट्रीज, वो बहुत सारे हैवी मेटल जैसे कॉपर, कैडमियम और लीड रिलीज करते हैं। ये जो लेड, डीडीटी, कॉपर और कैडमियम है ये बायोमैग्निफिकेशन कॉज करता है। ये डिफरेंट जो हमारा ट्रॉपिक लेवल है उसमें आगे बढ़ता जाता है और एक्यूमुलेट होकर हाई ट्रॉपिक लेवल में मेटाबॉलिज्म को खराब कर देता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो हैवी मेटल को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। फिर हमने पढ़ा यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन बढ़िया चीज़ है, जब नेचुरल एजिंग ऑफ द लेक और द पॉन्ड, पर ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ये जो नेचुरल एजिंग है इसकी स्पीड को हम लोगों ने बढ़ा दिया है और उससे क्या हो जा रहा है कि हमारे पास वाटर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है फॉर ड्रिंकिंग पर्पस और एनी अदर पर्पसेस। देन वी रेड अबाउट द केस स्टडीज। जैसा कि हमने फोम पढ़ा, ये कैलिफोर्निया में कुछ बायोलॉजिस्ट ने कुछ ट्रीटमेंट प्लान बनाया जिसमें पहला उन्होंने कन्वेंशनल मेथड यूज किया और दूसरा उन्होंने बहुत सारे मार्शेस को कनेक्ट कर दिए। अब ये जो मार्शेस है यहाँ पे सेंचुरीज बन गई है, बहुत सारे बर्ड्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं जो ग्रो हो रहे हैं और इवेंचुअली दीज आर ऑल्सो हेल्पिंग इन द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर बॉडीज। अदर देन दिस हमने इकोलॉजिकल सैनिटेशन की बात की, इकोसैन टॉयलेट की बात की जिसमें वाटर फ्लश करने के लिए नहीं यूज किया जाता है, rather than vacuums is used so that this excreta can be accumulated और इसको फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जा सकेगा और वाटर का जो वेस्टेज है वो कम हो पाएगा। Now this is all about the water pollution
pollution and its control. In case of doubt, do write in the comments, and thank you very much for watching. Have a nice day.